बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। forex.guru.pk से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नहायत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाज़िर हूँ। फॉरेक्स मार्केट में अक्सर हमारे साथ सवाल किया जाता है, दोस्त साहब आप पूछती हैं कि जब हम करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेड्स नहीं मिलती, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हमें हासिल नहीं होते, किसी करेंसी की मूवमेंट थोड़ी है, किसी करेंसी की मूवमेंट ज़्यादा है, तो किस तरह से ये पता चलाया जाए कि किस करेंसी पेयर को ट्रेड करना चाहिए और किस करेंसी पेयर को ट्रेड नहीं करना चाहिए। और ये रियलिटी है कि वैसे तो हमारे पास फॉरेक्स मार्केट के अंदर बेशुमार करेंसी पेयर्स हैं, लेकिन हर करेंसी पेयर जो है वो हर वक्त ट्रेडेबल नहीं होता। प्रॉपर कंसिडरेशन चाहिए किसी भी करेंसी पेयर को ट्रेड करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। आप चाहे किसी भी टाइप का टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप वीएसए पे काम कर रहे हैं, चाहे आप एसएमसी पे कर रहे हैं, आईसीटी पे कर रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे कर रहे हैं, या आप कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड लाइंस और किसी भी गर्ज के मेथड पे काम कर रहे हैं, जब तक आपकी करेंसी पेयर की सिलेक्शन दुरुस्त नहीं होगी तब तक ना ही आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकेगा और ना ही आप उस इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट्स गेन कर सकेंगे। ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी कंसिडरेशन इस मामले में ज़रूरी है। मैं शुरू में एक चीज़ जिसके ऊपर अक्सर बहुत ज़्यादा जोर दिया करता था, और वो ये कि हमारे फॉरेक्स ट्रेडर्स मोस्टली चीज़ों के साथ नत्थी होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि हमारा ताल्लुक इस तरह से होना चाहिए मार्केट के साथ कि हमें हर वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, लेकिन हम कुछ नामों के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं कि जी फ़लाँ करेंसी पेयर बड़ा अच्छा है, हर बंदा उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं भी उसके अंदर ही ट्रेड करूंगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर किसी करेंसी पेयर पे ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो या ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स भी देता हो। इसके हवाले से खैर पिछली मेरी वीडियोस के अंदर बड़ी डिटेल मौजूद है। क्रॉस करेंसी पेयर्स और मेजर करेंसी पेयर्स के हवाले से मेरी वीडियोस मौजूद हैं जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल के साथ इन डेप्थ समझाया हुआ है कि करेंसी पेयर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेना इंतहाई नुकसानदेह अमल है, और हमें करेंसी पेयर्स की जो मूवमेंट है उसको ज़रूर देखने की ज़रूरत पड़ती है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ पर कौन सा करेंसी पेयर ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर अंदाज में डायरेक्शनल मूव कर रहा है और कहाँ पे कौन सा करेंसी पेयर उतना अच्छा मूव नहीं कर रहा। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को डिटेल से समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको किसी भी ट्रेड को स्टार्ट करने से पहले हमें देखना समझना ज़रूरी है, किन करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, क्या कौन से करेंसी पेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आज के हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन मजबूरी है कि समझाने के चक्कर में वीडियोस लंबी हो जाती हैं। मैं सबसे पहले पेंट का प्रोग्राम ओपन करता हूँ, हमें कुछ चीज़ें समझनी है। हमें पता है कि चार्ट्स जो हैं वो लगातार ऊपर नीचे मूव करते हैं, और इस ऊपर नीचे की मूवमेंट के दौरान मार्केट के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पे एक चार्ट जो है वो ऊपर गया है, उसके बाद वो नीचे आया है, फिर वो ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, उसके बाद वो कंसोलिडेट भी हो गया है, फिर उसने कोई डायरेक्शन अपनी अडॉप्ट कर ली है। तो ये हमें सारा दिन देखने को मिलता है कि चार्ट्स लगातार ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। इससे पहले कि हम इन ऊपर और नीचे की मूवमेंट्स को डिटेल से अंडरस्टैंड करें और इसको समझें कि कहाँ पे हमें ट्रेड करनी है और कहाँ पे ट्रेड हमें नहीं करनी, या किस करेंसी पेयर को हमने ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करना है और किस करेंसी पेयर को हमने ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट नहीं करना, उससे पहले हम चार्ट पे वापस आते हैं। और चार्ट पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हमें अनेबल करना पड़ता है। किसी भी करेंसी पेयर को ट्रेड करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें ये देखना ज़रूरी है कि आया उस करेंसी पेयर के अंदर क्या इतना पोटेंशियल है कि उसको ट्रेड किया जा सके। बहुत से करेंसी पेयर्स ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत लाजवाब पोटेंशियल होता है, मार्केट बहुत लाजवाब किस्म के मूव्स देती है जिनको ट्रेड करने में भी मज़ा आता है, और बंदा पैदर पैर लगातार कई सारी ट्रेड्स करके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर सकता है। लेकिन बहुत सारे करेंसी पेयर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर अगर आप सारा दिन भी मेहनत करते रहें, बैठ के चार्ट्स को वॉच करते रहें, तो उसके बाद भी दिन के इख्तिताम पे आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो ये चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसके लिए माजरत, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले
हमें किसी भी करेंसी पेयर की 24 घंटे की मूवमेंट को देखना होता है। अब मूवमेंट जैसे अभी हमने देखा है कि 24 घंटे के अंदर मार्केट मुमकिन है ऊपर भी गई हो, नीचे भी गई हो और कंसोलिडेट भी हुई हो, ये सारा कुछ है, लेकिन चार्ट के ऊपर हमें उस 24 घंटे की मूवमेंट को देखना ज़रूरी है। उसको देखने के लिए बेहतर ये है कि आप 1 घंटे का चार्ट या 30 मिनट का चार्ट H1 या M30 चार्ट टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर लें और चार्ट के ऊपर पीरियड सेपरेटर्स की लाइंस ऑन कर लें। ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, ये इस वक्त ये खड़ी लाइनें ऑन है। ये किस तरह से ऑन होती हैं, इसके लिए आपने अगर नहीं पता तो आप चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे कॉमन के अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा शो पीरियड सेपरेटर्स का, इसको आपने ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद ये लाइनें आपके चार्ट पे आ जाएंगी और ये लाइनें 24 घंटे के डिस्टेंस को दिखाती हैं। ये इस वक्त हमारे पास 1 घंटे का चार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि एक लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक का जो दरमियानी फासला है ये 24 घंटे का है, यानी मार्केट के रात के एक सेशन के शुरू होने से उसी सेशन के एंड होने तक अगली रात तक ये दरमियानी फासला हमारा 24 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 30 मिनट पे चले जाएंगे तो भी ये 30 मिनट चार्ट के ऊपर भी 1 घंटे को ही रिप्रेजेंट करेगा, 5 मिनट चार्ट पे भी ये 1 घंटे को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन H4 या उससे बड़े चार्ट्स पे चले जाएंगे तो फिर ये एक दिन को, सॉरी मैंने 1 घंटा कह दिया, आई थिंक ये एक दिन को रिप्रेजेंट करता है 24 घंटे को। लेकिन H4 चार्ट या उससे अगले चार्ट्स पे चले जाएंगे तो फिर ये 24 घंटे को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन की जो स्कीम है वो चेंज हो जाती है। खैर उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो इस वक्त हम 1 घंटे के चार्ट पे हैं और 1 घंटे के चार्ट पे दोनों लाइनों का दरमियानी फासला जो है वो 24 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी सेम यही कर लेता हूँ कि ये जनाब मैं एक डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, तो ये जनाब हमारा दिन स्टार्ट है और यहाँ पे हमारा दिन ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारे पास दोनों का जो दरमियानी फासला है, इन दोनों का ये 24 घंटे का फासला है। अब इस 24 घंटे के अंदर मार्केट ऊपर गई है, फ़र्ज़ करते हैं कि मार्केट जनाब 50 पिप ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट जो है वो 70 पिप नीचे आई है और उसके बाद मार्केट जो है वो फिर 60 पिप ऊपर गई है और फिर जनाब मार्केट 40 पिप नीचे आई है, एंड सो ऑन मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन हमारे लिए ये जो ऊपर नीचे की मूवमेंट है ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है आज की कैलकुलेशन के लिए, जितनी हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट ने उस दिन के अंदर टोटल हाईएस्ट पॉइंट से लेके लोएस्ट पॉइंट तक कितना ट्रेवल किया है। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि ये इस चार्ट का हाईएस्ट पॉइंट था, तो यहाँ से लेके ये इस चार्ट का लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ तक टोटल मार्केट ने इस एरिया में कितना ट्रेवल किया है। ये चीज़ आज हम कैलकुलेट करेंगे और इस कैलकुलेशन की बेस पे हम देखेंगे कि कौन सी करेंसी को ट्रेड करना चाहिए और कौन सी करेंसी को ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये 2-3 वीडियोस की एक सीरीज़ होगी। अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल से इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि करेंसी पेयर की सिलेक्शन के बाद हमें किस तरह से ये पता चलेगा कि उस करेंसी पेयर के ऊपर कितना टेक प्रॉफिट हमने लगाना है, ताकि हमारी 90% ट्रेड जो है वो डेफिनेटली जाके टेक प्रॉफिट को हिट करें और हमें कम से कम रिस्क का सामना करना पड़े। ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के हवाले से 1-2 और भी चीज़ें हैं जो कि फिर हम नेक्स्ट वीडियो हो सकता है उसके ऊपर एक और बना दें। बहरहाल ये 2 या 3 वीडियोज़ का एक पैकेज होगा। तो इस कैलकुलेशन को देखने के लिए हमारे पास चार्ट के अंदर एक ज़बरदस्त टूल मौजूद है जिसको क्रॉस हेयर कहते हैं। अगर आप दोस्तों ने क्रॉस हेयर को यूज़ किया है तो वेरी गुड है, लेकिन अगर क्रॉस हेयर को यूज़ नहीं किया तो मैं दिखा देता हूँ। ये चार्ट के ऊपर हमारे पास ये एरो के साथ ये जमा का निशान क्रॉस हेयर मौजूद है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे चार्ट के ऊपर बड़ा सारा एक जमा का निशान आ जाता है। अगर आपके पास व्हील वाला माउस है तो आप व्हील पे क्लिक करेंगे तो ये जमा का निशान आपके माउस के साथ अटैच हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये करता क्या है, जब आप किसी भी चार्ट के ऊपर इसके साथ कैलकुलेशन करते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास चार्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास उस चार्ट का इस दिन का लोएस्ट पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मैं यहाँ पे पहली जगह पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके पकड़ा रखूंगा, ड्रैग करके दूसरी जगह तक लेके जाऊंगा तो ये मुझे 3 वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। पहली वैल्यू है 11, ये कैंडल्स की गिनती है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक जाने में टोटल 11 कैंडल्स बनी है। अब हमें पता है हमारा चार्ट 1 घंटे का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 घंटों में मार्केट ऊपर से लेके नीचे तक गई है। उसके बाद जो सेंटर वैल्यू है वो है 29
पिप्स, ये पिप्स की मिकदार है। इस वक्त मैं जिस ब्रोकर के चार्ट पे मौजूद हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पिप्स की कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है, ये पॉइंट्स के अंदर कैलकुलेशन प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन आजकल ज़्यादातर जो ब्रोकर हैं वो आपको पॉइंट्स की कैलकुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये 29 पिप्स हैं। अगर ये ब्रोकर 5 फिगर वाला होता, अशारे के बाद 5 हिस्से होते हैं करेंसी पेयर की प्राइस में, तो ये पॉइंट्स के अंदर इसको कुछ इस तरह से लिखता कि 290। तो यहाँ पे 29 की जगह पे 290 लिख हो जाता, 290 लिख हो जाता। तो ये 290 पॉइंट्स या 29 पिप्स होते। तीसरी वैल्यू इस जगह पे, उस जगह पे करेंसी पेयर की कीमत है, वो हमारे लिए फिलहाल मैटर नहीं करती। हमारे लिए पहली दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, करेंसी की टोटल कैंडल्स की मिकदार और उसके बाद टोटल पिप्स की मिकदार कि उस एरिया के अंदर मार्केट ने कितने पिप्स मूव किया है। तो ये चीज़ें जब हमें कैलकुलेट करनी आ जाती हैं तो उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि चार्ट की डेली एवरेज को हमने कैलकुलेट करना है। डेली एवरेज कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी सारे इंडिकेटर्स इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करेंगे। लेकिन मैं बहरहाल आपको चार्ट के ऊपर डेली एवरेज को मैनुअली कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, क्योंकि पता होना चाहिए कि खुद काम कैसे करते हैं। आज 25 मई 2024 है, हफ्ते का दिन है। आज मार्केट बंद है, इसलिए आज कल के दिन मार्केट ने जितना मूव करना था कर लिया। अब आज जाहिर है कोई मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि डेली एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए जो करंट डे, जिस दिन आप डेली एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने वो दिन शामिल नहीं करना, उससे पिछले दिनों को आपने शामिल करना है। और पिछले भी 5 दिन, एक हफ्ते के अंदर हमारे पास 7 दिन होते हैं, जिसमें से 5 दिन मार्केट चलती है। तो हमने पिछले 5 दिनों की मूवमेंट को मेजर करना है और उन 5 दिनों की मूवमेंट को मेजर करके हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो ट्रेड करने के काबिल है और कौन सी चीज़ जो है वो ट्रेड करने के काबिल नहीं है। ये हमारे सामने इस वक्त AUD और JPY का चार्ट है। मैं अब इस चार्ट में, ये हमारा आज कल का दिन था, आज तो छुट्टी है, लेकिन मैं फ़िलहाल इस कल के दिन को कैलकुलेट नहीं करूँगा और मैं इससे पिछले दिन को कैलकुलेट करूँगा। अब इससे पिछले दिन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जनाब हमारे पास इस दिन का मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट था और ये हमारे पास इस दिन का मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट है। तो मैं इन दोनों के दरमियानी डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास जवाब आता है 75 पिप्स का। तो मैं जनाब इसको लिख लेता हूँ जमा। अब हमने करना ये है कि 5 दिनों के हाई टू लो को हमने जमा करना है। उससे पिछले दिन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास लो था और ये हमारे पास हाई था, ये आता है 97 जमा 97, 2 दिन हो गए। उसके बाद उससे पिछले दिन की अगर हम बात करते हैं तो ये जनाब हमारे पास इस दिन का हाई था, ये हमारे पास इस दिन का लो था और ये है 52। तो मैं जनाब इसको भी तीसरे दिन को भी जमा कर लेता हूँ। उसके बाद चौथे दिन को कैलकुलेट करते हैं, ये हाई था और ये लो था और ये आता है 65। चौथे दिन की कैलकुलेशन है 65 और 5वें दिन की कैलकुलेशन, ये हमारा 5वां दिन है। 5वें दिन ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था और ये है 68। तो ये जनाब हम इसको लिख लेते हैं 68। ये जवाब आता है 357। हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसको हम कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ नोट करने के लिए और ये जनाब हमारा चार्ट था AUD JPY का, AUD JPY, और इसकी मूवमेंट हमारे पास आती है जनाब 357। अब हम एक और चार्ट ले लेते हैं, 3-4 चार्ट कैलकुलेट पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक और करेंसी पेयर पे चले जाते हैं। मेरे पास इस वक्त चार्ट्स जो मौजूद हैं ये मल्टीपल MT4s मैंने ओपन किए हुए हैं और मेजर और क्रॉसेस को मिला के टोटल तकरीबन को 28 पेयर्स बनते हैं। 28 के 28 पेयर्स ही इस वक्त मेरे पास चार्ट पे ओपन है। चलें, ये एक पेयर है जनाब हमारे पास यूरो और कैड का, इसको कैलकुलेट करते हैं। पिछले दिन की मूवमेंट को छोड़ते हुए हम उससे पिछले 5 दिनों की मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे। ये जवाब आता है जनाब 61 पिप्स। दोबारा से हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। 61 प्लस उससे पिछले दिन, दूसरे दिन की कैलकुलेशन है 42 पिप्स प्लस 42। उससे पिछले दिन की मूवमेंट हमारे पास जो लो टू हाई है वो है जनाब 46 पिप्स। तीसरे दिन की कैलकुलेशन हो गई 46 पिप्स। चौथे दिन की कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है 40 पिप्स और 5वें दिन की जो कैलकुलेशन हमारे पास है
1 2 3 4 और ये 5वां दिन है, और इस दिन ये हाईएस्ट पॉइंट था और ये लोएस्ट पॉइंट था, ये 38 पिप्स। और ये हमारे पास जवाब आता है 227 227 पिप्स। यूरो और कैड का चार्ट है, इसको भी लिख लेते हैं, EURCAD इज इक्वल टू 227। अच्छा, अब एक और चार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, और चलिए मोस्ट कॉमन जो लोग ट्रेड करते हैं वो है यूरो और डॉलर का चार्ट। करंट डे छोड़ देते हैं, उससे पिछले दिन की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हाई टू लो है मार्केट के अंदर 57 आई थिंक, बिल्कुल 57 प्लस उससे पिछले दिन दूसरे दिन की कैलकुलेशन है हमारे पास 47 पिप्स प्लस 47। तीसरे दिन की कैलकुलेशन हमारे पास हाई टू लो के दरमियान है 32 पिप्स, और ये होगा 1 2 3। उसके बाद उससे पिछले दिन की कैलकुलेशन जनाब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है 31 पिप्स 31, और 5वां दिन हमारे पास ये वाला है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की कैलकुलेशन है 44 पिप्स। मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। तो ये हमारे पास आती है 211 पिप की कैलकुलेशन। यूरो और USD की 211 पिप की मूवमेंट है पिछले 5 दिनों की। एक और करेंसी पेयर देख लेते हैं, और किसको देखें, GBP JPY देख लेते हैं। GBP JPY करंट डे छोड़ के हम पिछले दिनों की कैलकुलेशन को देखेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने मूव किया है 84 पिप्स। मैं फिर बताता हूँ कि मैं पिप्स के अंदर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स नहीं हैं। अगर पॉइंट्स की बात करेंगे तो ये 84 की जगह पे 840 पॉइंट्स बनेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने 118 पिप मूव किया है, जमा 118 2 दिन हो गए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हाई टू लो के दरमियान मार्केट ने 67 पिप्स मूव किया है। तीसरे दिन 67 पिप्स की मूवमेंट हो गई। ये लो है हमारा इस दिन का, और ये हमारा हाई है इस दिन का 126 पिप्स की मूवमेंट है। ये जनाब हमारे पास 126 हो गया, और ये दिन हो गए 1 2 3 4 दिन हो गए, और 5वें दिन की कैलकुलेशन हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है 103 पिप की है आई थिंक, और जनाब ये होगा 103, और ये आ गए जनाब हमारे पास 498 पिप। और ये है हमारे पास यूरो JPY का, सॉरी GBP JPY का चार्ट, GBP JPY इज इक्वल टू 498 पिप्स। अगर कोई मिस्टेक हो तो माफ़ी चाहता हूँ, जल्दी कर रहा हूँ ताकि फटाफट काम हो जाए। आखिरी एक चार्ट ले लेते हैं GBP USD का, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। GBP USD करंट डे को छोड़ देते हैं और उससे पिछले दिनों की कैलकुलेशन को करते हैं 62 पिप्स 62 प्लस उसके बाद हम देखते हैं 63 उससे पिछले दिन की 63 पिप्स। उससे पिछले दिन की जो एवरेज मूवमेंट है वो है 38 पिप्स। तीसरे दिन की 38। चौथे दिन की जो एवरेज मूवमेंट है वो है 35 पिप्स 35। और उसके बाद जो 5वां दिन है उसकी एवरेज मूवमेंट जो है वो तकरीबन है 70 पिप की 70 पिप। ये आ गया जनाब 268। और ये जनाब हमारे पास हो गया GBP USD, ये है 268। जी बिल्कुल 268। अब ये हमारे पास चंद करेंसी पेयर्स की पिछले 5 दिनों की हाई टू लो की वैल्यूज़ का मजमुआ आ गया है, और यहीं से हमारी मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। किसी भी करेंसी पेयर को ट्रेड करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस करेंसी पेयर की जो डेली एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब हमें देखना पड़ेगा कि इन करेंसीज की डेली एवरेज है कितनी। अब डेली एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि हमने 5 दिनों की करेंसीज की मूवमेंट को जमा किया था, तो हम उसको 5 पे ही तकसीम करेंगे ताकि हमारे पास एक दिन की जो एवरेज मूवमेंट है वो निकल आए। तो हम जनाब इनको जमा करते हैं और देखते हैं क्या जवाब आता है। तो तकसीम करते हैं तो देखते हैं क्या जवाब आता है। 357 डिवाइडेड बाई 5, ये जवाब आता है जनाब 72 लिख लेते हैं, 71 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद 227 डिवाइडेड बाई 5, ये जनाब 45 आता है, 46 लिख लेते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास 211 है डिवाइडेड बाई 5, ये भी जनाब 42 आता है, इसको 43 लिख लेते हैं क्योंकि इशारिये में है। और उसके बाद हमारे पास 498 है, 498 डिवाइडेड बाई 5 99.6, इसको हम 100 लिखेंगे। और आखिरी है 268 डिवाइडेड बाई 5, और ये आ गई जनाब 54। ये जनाब हमारे पास पिछली
5 दिनों की 5 करेंसी पेयर्स की एवरेजेस आ गई हैं कि हमें इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए ये पता चल रहा है कि ये करेंसी पेयर्स पिछले 5 दिनों के अंदर एवरेज जो मूवमेंट रही है वो AUD JPY में 72 पिप थी, यूरो कैड की 46 पिप्स है, यूरो डॉलर की 43 पिप्स है, GBP JPY की 100 पिप्स है, GBP USD की 54 पिप्स है। अगर मेरी कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई हो तो उसके लिए माजरत, ये काम आप खुद कर लें क्योंकि ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब इस इंफॉर्मेशन से नतीजा क्या निकलता है, और वो नतीजा ये निकलता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं जब भी हम किसी करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं कि जी हमें 30 40 50 पिप्स मिलें, और हम एवरेज एक अगर मैं बात कर लूँ तो किसी भी करेंसी पेयर में हमें दिन में 2 से 3 ट्रेड्स मिल जाती हैं, अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर एक करेंसी पेयर जो है वो सारे दिन में मूव ही कुछ 40 42 43 40 पिप्स कर रहा है, तो मैं कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जी मुझे हर ट्रेड पे 50 पिप्स उसमें से प्रॉफिट मिल जाएगा। उस करेंसी की तो मूवमेंट ही नहीं है। ये तो कुछ करेंसी पेयर्स हैं, मजीद हमारे पास जैसे हमने बात की है 28 करेंसी पेयर्स हैं। अगर आप देखें तो उनमें से कुछ करेंसी पेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी जो एवरेज डेली मूवमेंट है वो को 30 पिप्स के लगभग है, और कुछ करेंसी पेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी एवरेज मूवमेंट जो है वो 150 से 200 समटाइम्स 250 पिप तक भी जाती है। मैं फिर बताऊंगा कि मैं पिप्स की बात कर रहा हूं, पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा। 200 पिप का मतलब है 2000 पॉइंट, 250 पिप का मतलब है 2500 पॉइंट। जहां पे GBP JPY 100 पिप्स है तो ये 1000 पॉइंट हैं, GBP USD 54 पिप्स है तो ये 540 पॉइंट्स हैं। मैं पिप्स की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। तो अगर हमारा कोई करेंसी पेयर जो है वो सारे दिन में किसी एक ओवरऑल ऊपर से नीचे तक 40 पिप मूव कर रहा है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ये सोच सकते हैं कि जी हमें उसके अंदर 2-3 अच्छी ट्रेड मिल जाएंगी जो हमें 50 पिप्स दे जाएं, 150 पिप हम उससे कमा लेंगे। तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो फॉरेक्स में अक्सरियत हमारे फॉरेक्स ट्रेडर्स की ऐसी है जो अपने आप को कुछ एक करेंसी पेयर्स के साथ अटैच कर लेते हैं। मोस्टली यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर के साथ ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके साथ ट्रेडिंग ना करें, लेकिन बहैसियत ट्रेडर हमारा जो मेन फोकस है वो प्रॉफिट गेन करने के ऊपर है, ना कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने आप को अटैच कर लेने के लिए। तो अगर हमें कोई दूसरा पेयर जो है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है, ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट दे रहा है, तो जाहिर है हमें वहाँ से ज़्यादा पोटेंशियल है और हमें उसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। और एक पेयर करेंसी पेयर जो हमें वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन उससे हमें पोटेंशियल कोई नहीं है, उसमें हमें पूरा प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर वक्त ज़ाया करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कम अज़ कम ऐसे करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेडिंग करें जिसकी डेली एवरेज मूवमेंट जो है वो कम अज़ कम 70 से 80 पिप के दरमियान हो। अगर किसी करेंसी पेयर की एवरेज मूवमेंट जो है वो 70 पिप से नीचे है तो यकीन करें वो ट्रेडेबल नहीं है, आपको उसमें से कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी मोस्टली ट्रेड्स जो हैं वो लॉस में चली जाएंगी और आप देखते रह जाएंगे कि यार मैंने सारा एनालिसिस बेहतरीन किया था, सारा कुछ ओके था, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं आया, मुझे इस करेंसी पेयर के अंदर प्रॉफिट नहीं आ रहा और मैं लगातार लॉसेस की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे करेंसी पेयर जिनके अंदर मूवमेंट कम होगी, एवरेज मूवमेंट कम होगी, उसमें क्या होगा कि आपको जिग जैग मूवमेंट ज्यादा नजर आएगी, मार्केट एक ही जगह पे ऊपर नीचे होती नजर आएगी। अगर हम उस ऊपर नीचे होने वाली मूवमेंट को कैलकुलेट करें ना तो 40 पिप ऊपर गई, 50 पिप नीचे आई, 30 पिप ऊपर गई, 20 पिप नीचे आई, 70 पिप ऊपर गई, तो हमें उस मूवमेंट को अगर जमा कर लें तो वो मूवमेंट बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन हमें वहां पे प्रॉफिट नहीं आ रहा क्योंकि हम हर मूव कैप्चर नहीं कर सकते। हमें प्रॉफिट कहां पे आएगा? हमें प्रॉफिट आएगा ऐसे करेंसी पेयर्स के अंदर जहां पे डायरेक्शनल मूवमेंट ज्यादा है। जैसे ये एक पेयर है, जैसे इसकी कैलकुलेशन अपनी हमने की भी है GBP JPY की, कितना था इसका GBP JPY 100 पिप्स की इसकी एवरेज मूवमेंट है। तो अगर आप देखें तो ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ये सिंगल डायरेक्शन में ऊपर ही मूव किए जा रहा है। अगर ये नीचे मूव करेगा, ये देख लें पिछले, मेरा ख्याल है कि चार्ट मैंने अभी पीछे करके देखा है, तो ये तकरीबन 3 मई से ऑनवर्ड लगातार ऊपर लगातार मूव किए जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन
जहां पे चार्ट लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा, वहां पे जाहिर है हम जो भी एनालिसिस करेंगे, जो भी ट्रेड करेंगे, उसके अंदर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और कम रिस्क के साथ हमें ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगी। लेकिन ऐसा करेंसी पेयर जिसके अंदर जैग मूवमेंट ज़्यादा है, ऊपर नीचे ही हुआ जा रहा है, तो हम अच्छे खासे बेहतरीन एनालिसिस के साथ उसके अंदर एंटर हो रहे हैं ट्रेड में और वहां पे हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए किस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा टेक प्रॉफिट उस करेंसी पेयर के ऊपर कितना होना चाहिए, ताकि हमारी हर ट्रेड जो है या कम से कम 90% ट्रेड जो है वो डायरेक्ट जाकर टेक प्रॉफिट को हिट करें और हमें वहां पे रिस्क कम से कम हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये 2-3 वीडियोस का एक मजमूआ होगा। हाँ, अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप अगर उस कैलकुलेशन को फॉलो करते हुए अपने टेक प्रॉफिट सेट करेंगे तो इंशाल्लाह 90% ट्रेड्स आपकी टेक प्रॉफिट को ही हिट करेंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forexguru.pk से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।